हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल हमने CDP देखा था। आज हम उससे आगे SST का क्वेश्चन हल करेंगे, जिसमें दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन है, कुषाण ने किन निम्नलिखित शक्तिशाली केंद्रों से शासन किया। तो कह रहा है कि जो कुषाण लोग थे वो निम्नलिखित, नीचे जो लिखा गया है उनमें से किन केंद्रों पर शासन किया था। जिसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है पेशावर और मालवा, दूसरा दिया है पेशावर और मथुरा, तीसरा दिया हुआ है पेशावर और वाराणसी, चौथा दिया हुआ है पेशावर और उज्जैन। तो देखते हैं इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है वो बी वाला होगा, पेशावर और मथुरा। इसका करेक्ट आंसर होगा पेशावर और मथुरा, बी वाला। इसका जो व्याख्या है वो मैं जब PDF दूंगा तब आप लोग पढ़ लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित डी नहीं सी तक है। कह रहा है पूरा पाषाण काल 20 लाख साल पहले से 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। दूसरा कह रहा है इस काल को तीन भागों में बांटा गया है, प्रारंभिक, मध्य और उत्तर पूरा पाषाण युग। तीसरा कह रहा है कि मानव इतिहास की 99% कहानी इसी काल के दौरान घटित हुई थी। तो यहाँ पर इसका जो पहला आंसर है वो तो बिल्कुल करेक्ट है, हुआ था ऐसा। यानी कि जो पूरा पाषाण काल था वो 20 लाख साल से पहले से लेकर के 12,000 साल पहले के दौरान माना जाता है। ये भी सही है। कह रहा है कि इसको 3 भागों में बांटा गया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। और तीसरा कह रहा है यानी कि सी वाला कह रहा है कि मानव इतिहास की 99% घटना इसी काल में घटी थी, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर देखेंगे हम तो ABC ऑल आर ट्रू, यानी कि तीनों ही सही है। देखते हैं वैसे इसका आंसर क्या होता है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही, डी वाला, यानी कि तीनों ही सही है। अगला कह रहा है कथन A तथा B को पढ़ें तथा सही विकल्प को चुनें। पहला कह रहा है मनसब मुगलों द्वारा बनाई गई एक श्रेणी व्यवस्था थी, जिसके जरिए पद, वेतन, सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित थी। कह रहा है कि जो मनसब शब्द है ना, मुगलों के समय एक श्रेणी व्यवस्था थी, और इसमें जिसके पास मतलब मनसब होता था उन्हें पद, वेतन और सैन्य उत्तरदायित्व निर्धारित किए जाते थे। दूसरा भी कह रहा है कि मनसब की सैन्य उत्तरदायित्व का निर्धारण एक संख्या पर निर्भर करता था, जिसे हम जात कहते थे। कह रहा है कि जो मनसब की सैन्य उत्तरदायित्व था उसका निर्धारण एक संख्या पर निर्भर करता था, जिसे हम जात कहते थे। तो कह रहा पहला ऑप्शन ए सही है, बी गलत है। दूसरा कह रहा है कि बी सही है, ए गलत है। तीसरा कह रहा है दोनों सही है, और चौथा कह रहा है कि दोनों ही गलत है। तो इसका जो सही आंसर है वो ए सही है और बी गलत है। ए वाला सही और बी गलत मान रहा है। आगे देखते हैं चौथा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस स्थान पर अशोक के अभिलेख ग्रीक और अरामाइक भाषाओं में पाया गया है। तो पहला आंसर कह रहा है कि पहला ऑप्शन है कंधार में, दूसरा कह रहा है मॉस्की में, तीसरा कह रहा है टोपरा में, और चौथा कह रहा है कालसी में। तो इसका जो सही जवाब है वो ये वाला है, यानी कि कांधार में। और ये पूरा डायरेक्ट NCERT से ही पूछा गया है, ये वाला। कह रहा है गौड़ राज्य
गोंडराज गढ़कटंगा में 70,000 गांव थे, इसे उल्लेखित किया जाता है। यानी कि इसका उल्लेख कहाँ पर है, जो मतलब बताता है कि इसमें 70,000 गांव थे। तो पहला ऑप्शन कह रहा है कि उरैया कोड उदय के अभिलेख में, दूसरा ऑप्शन कह रहा है अकबरनामा में, तीसरा कह रहा है बुरंजी नामक ऐतिहासिक कृति में, चौथा कह रहा है कि अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के गुमारते विलियम बेथन ने वर्णन किया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो बी वाला हो जाएगा, यानी कि अकबरनामा में मिलता है। आगे देखते हैं। कह रहा है स्थानीय जनजातीय लोगों द्वारा पुरी उड़ीसा के जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा बनाई जाती थी, है। पहला बोल रहा है कथन है, और कारण क्या बोल रहा है, जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चल करके विष्णु का मान लिया गया। देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। पहला कह रहा है ऑप्शन में है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या है। दूसरा कह रहा है ए और आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है, और चौथा कह रहा है दोनों ही गलत है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। दोनों सही है और ए आर की सही व्याख्या करता है। आगे चलते हैं। सातवां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के निम्नलिखित में से कौन सा कथन बिरसा आंदोलन के विषय में सही है। तो कह रहा है बिरसा के अनुयायियों ने लाल झंडे को बिरसा राज का प्रतीक बनाया। दूसरा कह रहा है बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए परंपरागत प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। तीसरा कह रहा है कि बिरसा आंदोलन आदिवासी समाज को सुधारने के लिए के विरुद्ध था। चौथा ऑप्शन कह रहा है बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। अब इसमें बोलना है हमें सही बताना है। तो कह रहा है पहले ऑप्शन में दिया हुआ है बी और डी सही है, दूसरे में कह रहा है सी और डी सही है, तीसरे में कह रहा है ए बी सही है, और चौथे में कह रहा है कि ए और सी सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे तो जो बिरसा का प्रतीक था वो झंडा लाल नहीं था, वो झंडा सफ़ेद था। तो ये आंसर तो ऐसे ही कट गया, आंसर ऐसे ही कट गया। आगे देखते हैं। ये तो सही है, प्रतीकों का उसने इस्तेमाल किया था, आदिवासियों को सुधारने के विरुद्ध नहीं था। ये कट गया, यानी कि ये कट गया। और हाँ, इसका जो जवाब आया है वो कह रहा है बिरसा ने लोगों को उकसाने के लिए प्रतीकों और भाषाओं का इस्तेमाल किया। तो बिल्कुल ही सही है ये वाला है। और दूसरा कह रहा है कि बिरसा ने मिशनरियों और हिंदू जमींदारों का लगातार विरोध किया। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि बी और डी दोनों ही सही है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथन ए और बी पर विचार कीजिए और सही विकल्प का चुनाव कीजिए। कह रहे लाखों ग्रामीण महिलाएं जो सूत काटकर अपनी आजीविका चला रही थीं, वे 19वीं शताब्दी के मध्य बेरोजगार हो गईं। दूसरा कथन कह रहा है कि 1830 के दशक तक भारतीय बाजार ब्रिटेन से बने सूती कपड़े से पट गया। 1880 के दशक तक स्थिति यह हो गई कि भारत के लोग जितना कपड़ा पहनते थे उनमें से दो तिहाई ब्रिटेन में बना था। तो देखते हैं, वैसे तो मेरे हिसाब से दोनों ही सही होना चाहिए। देखते हैं। हाँ, इसका डी है। कह रहा है कि ए और बी दोनों सही है और ए बी का सही
कारण भी है। तो डी इसका राइट आंसर। आगे देखते हैं। हवा कह रहा है निम्नलिखित में से सही कथन को बताना है। महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का समर्थन किया। महात्मा गांधी ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु रविंद्रनाथ टैगोर ने समर्थन किया। टैगोर ने औपनिवेशिक शिक्षा का विरोध किया किंतु महात्मा गांधी ने इसका समर्थन किया। तो इसका जो जिससे मैं करा रहा हूँ जिस बुक में इसमें गलत आंसर दिया हुआ है, जबकि एनसीईआरटी जब पढ़ेंगे तो उसमें पूरा क्लियर बताया गया है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो इसका आंसर होगा वो सी वाला होगा और हम एनसीईआरटी को ही अकॉर्डिंग चलेंगे। बाकी अगर इस बुक के अकॉर्डिंग चलेंगे जिससे हम पढ़ रहे हैं तो इसमें बी दिया हुआ है, जो कि बिल्कुल मेरे हिसाब से गलत है। प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। कह रहा है कि जो प्राचीन ग्रंथ था उसमें विधवाओं को जलाने की अनुमति नहीं दी गई थी। यह कथन किस समाज के साथ जुड़ी हुई है, यानी कि यह कथन यानी यह बात किसने बोली है ये पूछ रहा है। तो कह रहा है सबसे पहला ऑप्शन है श्री नारायण गुरु। तो इन्होंने तो बोली नहीं, इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन चलाया था। इन्होंने स्वाभिमान आंदोलन इन्होंने नहीं चलाया था। स्वाभिमान आंदोलन तो उन्होंने चलाया था पेरियार ने। स्वामी दयानंद सरस्वती इन्होंने भी नहीं बोला था। सुभाष चंद्र बोस इन्होंने भी नहीं बोला था। राजा राजमोहन राय इन्होंने इसका समर्थन किया था, यानी ये बात बोली थी। तो इसका जो जवाब होगा वो डी वाला हो जाएगा। अगला देखते हैं। भारत में अंग्रेजों के शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन से संगठन ने जाति उन्मूलन पर मुख्य ध्यान दिया, यानी कि जो जितने भी संगठन दिए गए हैं इनमें से कौन सा संगठन था जिसने जाति उन्मूलन पर ध्यान दिया था। कह रहा है सतनाम धर्म सभा, दूसरा कह रहा है एशियाटिक सोसाइटी, तीसरा कह रहा है भारत धर्म महामंडल, चौथा कह रहा है कि सत्यशोधक समाज। तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। मेरे अकॉर्डिंग तो इसका आंसर डी होना चाहिए। देखते हैं वैसे बिल्कुल डी इसका आंसर सही है। डी इसका सही आंसर है, यानी कि सत्यशोधक समाज। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। अगला क्वेश्चन कह रहा टीपू सुल्तान द्वारा अंग्रेजों का विरोध के संदर्भ में कथन ए और कथन बी को पढ़ें और सही विकल्प को चुनें। कह रहा है कि अपनी मृत्यु तक टीपू सुल्तान अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ते रहे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उसने अंग्रेजों की संस्कृति और परंपराओं का विरोध किया। तो पहला तो बिल्कुल ही सही है कि मतलब अपने जब तक वो मरे नहीं तब तक वो लड़ते रहे अंग्रेजों से। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि उसने अंग्रेजों की संस्कृति और परंपराओं का विरोध किया। तो मेरे अकॉर्डिंग तो ये भी सही होना चाहिए। वैसे हम चेक कर लेते हैं कि करेक्ट आंसर क्या है इसका करेक्ट आंसर यानी बोथ आर ट्रू, बिल्कुल सही, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है, यानी कि सी इसका करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं हम। अच्छा, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन मेकिंग इंडिया नहीं है, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये पुस्तक दादा भाई नौरोजी लिखे हैं, जिसे ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहते हैं, इनकी पुस्तक है ये। तो डी सही है डी वाला ऑप्शन। आगे देखते हैं। कह रहा है किन किन देशों के राजनेताओं गुटनिरपेक्ष आंदोलन में हिस्सेदार थे, यानी कि गुट आंदोलन में जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन बनाया गया था जब भारत आज़ाद हुआ था, उसमें कौन कौन से मतलब जो देश थे वो शामिल थे। देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है भारत
सलाविया, फिर इंडोनेशिया, घाना और मिस्र। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस। तो इसमें से अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस ये सब तो बिल्कुल ही गलत है, ये सब थे ही नहीं। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है भारत, रूस, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया। तो रूस तो इसमें ऐसे ही शामिल नहीं था, पोलैंड भी नहीं था, हंगरी भी नहीं था, रोमानिया भी नहीं था, तो ये भी गलत हो जाएगा। अगला दिया हुआ है डी वाला ऑप्शन। क्या दिया हुआ है? डी वाला बोलता है भारत, बांग्लादेश, चीन, श्रीलंका, ये सब भी नहीं थे, तो ये भी गलत है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए वाला होगा। चेक करते हैं एक बार। बिल्कुल ये वाला सही है। अगला देखते हैं, इनमें से किन ग्रहों के पास छल्ले होते हैं, यानी कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास बाहरी छल्ले होते हैं। तो ये पूरा एनसीईआरटी से डायरेक्ट आंसर क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें कह रहा है बृहस्पति, तो बिल्कुल सही है। शनि भी बिल्कुल सही है, यूरेनस भी बिल्कुल सही है। तो नेपच्यून के नहीं पाया जाता है, और जहाँ पे भी तुम्हें नेपच्यून दिखेगा वहाँ काट देने की, डी वाला ऑप्शन कट जाएगा, डी वाला, और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ए वाला। चेक कर लेते हैं एक बार। बिल्कुल सही। आगे कह रहा है भारत मानक समय किन निम्नोत्तर पर आधारित है, यानी कि जो भारत का मानक समय है वो किस पर आधारित है। तो कह रहा है कि 75 डिग्री 30 मिनट पे है ना ईस्ट में, या फिर 78 डिग्री 30 पे है, या फिर 82 डिग्री 30 पूरब में है, या फिर 85 डिग्री। तो ये तो सबको पता है कि इसका सी आंसर है, तो सी वाला लगाते हैं और आगे निकलते हैं। इनमें से क्या दिन और रात ऋतुओं में परिवर्तन संभावित करता है, यानी कि कौन सी ऐसी दो बातें हैं जो दिन और रात को भी और ऋतुओं को परिवर्तन को भी बताता है। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है क्रमगत पृथ्वी के घूर्णन परिक्रमण से, यानी घूर्णन से क्या होता है, परिक्रमण से क्या होता है। यानी घूर्णन से अगर ये जो ऊपर बताया गया अगर वो दोनों होता है तो यही सही हो जाएगा। देखते हैं दूसरा दिया हुआ है पृथ्वी के परिक्रमण और घूर्णन से सिर्फ पृथ्वी का परिक्रमण। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, डी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा, है ना। अब इन दोनों में हमें चेक करना है। तो कह रहा है पृथ्वी के घूर्णन जो होता है उससे दिन और रात बनता है, तो पहला तो बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है परिक्रमण से ऋतुओं में परिवर्तन होता है, तो दूसरा भी बिल्कुल सही है। यानी कि इसका ए वाला जो आंसर है वो करेक्ट है, और बी वाला इसी का जस्ट अपोजिट लिख दिया गया, यानी कि जो यहाँ होना चाहिए वो इधर और जो इधर होना चाहिए वो उधर। तो इस हिसाब से ए वाला बिल्कुल सही है। अच्छा जी, 24 पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री पर घूम जाती है, अर्थात 1 घंटे में 15 मिनट घूमती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तब ग्रीनविच से 30 डिग्री पूर्व में क्या समय हो रहा होगा। 1 घंटे में 15 बढ़ती है, तो 2 घंटे में कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो 12 में 30 जोड़ देंगे, क्योंकि ग्रीनविच पे उस समय 12 बज रहा है, तो 12 में जब हम 2 जोड़ेंगे 2 घंटे, तो 1 और 2 बज जाएंगे। अब 2 कौन से बचेंगे, AM के या PM के, तो PM के बजने चाहिए। तो इसका आंसर वैसे ए होना चाहिए। एक बार हम चेक करते हैं। बिल्कुल सही। एक मिनट दोस्तों, हाँ बिल्कुल सही। आगे देखते हैं हम। कह रहा है अंडमान और निकोबार अंडमान और निकोबार द्वीप समूहों में निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। यानी जो अंडमान और निकोबार द्वीप है उसमें कौन से पाए जाते हैं, आर्द्र पर्वतीय वन, शुष्क पर्वतीय वन, शीतोष्ण पर्वतीय वन, हमें बताना है। पहला ऑप्शन है ए केवल, ए और बी दोनों, ए और सी दोनों, ए सी और ए बी सी तीनों। तो इसका जो पहला आंसर है यानी ए वाला बिल्कुल सही है। ए वाला यानी कि केवल आर्द्र पर्वतीय वन। अंडमान निकोबार में कौन सा वन पाया जाता है, तो आर्द्र पर्वतीय वन। अगला चेक करते हैं।
निम्न कथनों को पढ़ें, है ना। जिन नीचे कथन दिया गया उन्हें पढ़ें। कह रहा है ग्रेनाइट ठोस चट्टान है तथा बिल्डिंग बनाने, सजावटी व सिलवट्टे के तौर पर प्रयोग में लाई जाती है। पृथ्वी की भूप्रपट्टी के बहुत नीचे धीरे धीरे ठंडा होने के बाद यह दाने का रूप ले लेती है ना। कह रहा है ए आर दोनों सही है और ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या ये करता है। दूसरा बोला ए आर दोनों सही है लेकिन आर की व्याख्या नहीं है। ये ए सही है किंतु आर गलत है। तीसरा कहता है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है। इसमें कहता है ए आर दोनों सही है और आर की सही व्याख्या ए करता है ना। तो ए भी सही है और ए वाला भी सही है। करेक्ट आंसर इसका है ये वाला। आगे चलते हैं। दिए गए कथनों को पढ़ें और सही पौनों के बारे में दिए गए कथनों को पढ़ें और सही विकल्प का चयन करें। मानसूनी पौने मौसमी पौनों का उदाहरण है। दूसरा बोलता है मौसमी पौने वर्ष भर लगातार निश्चित दिशा में चलती हैं। अच्छा, स्थल व समुद्र पौने अस्थाई पौनों के उदाहरण हैं। चेक करते हैं। पहला ऑप्शन केवल ए सही है, दूसरा केवल ए और बी सही है, तीसरा बी और सी सही है, चौथा ए और सी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए वाला है, यानी कि ए बिल्कुल सही है। देखते हैं ए में क्या था। कह रहा है मानसूनी पौने मौसमी पौनों का उदाहरण है, तो ये बिल्कुल ही सही है। फिर कह रहा है मौसमी पौने वर्ष भर लगातार चलती है, तो नहीं, मौसमी पौने सिर्फ एक निश्चित समय में ही चलती है और ये हर बार अपनी दिशा बदल के चलती। तो ये कह रहा है निश्चित, तो इसीलिए गलत हो गया। फिर कह रहा है स्थल व समुद्री समीर अस्थाई पौनों के उदाहरण है, तो बिल्कुल गलत ये भी। आगे देखते हैं। 22वां क्वेश्चन कह रहा है संघनन के संदर्भ में निम्न कथनों को पढ़ें, यानी कि संघनन के बारे में जो कथन दिया गया उसे पढ़ें। कह रहा है जल वाष्पन संघनित होकर ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं। कह रहा कि जल वाष्पित ठंडा होकर जल की बूंद बनाते हैं, पहला कथन था। दूसरा, जब जल की ये बूंदें इतनी भारी हो जाती है कि वायु में तैर न सके तब यह वर्षण के रूप में नीचे आ जाती है। दूसरा कथन दिया हुआ है। तीसरा बोल रहा है आकाश में उड़ते हुए जेट हवाई जहाज अपने पीछे पदचिन्ह छोड़ते हैं क्योंकि इंजन से निकली वाष्प नमी संगठित हो जाती है। अब इसका चेक करते हैं आंसर। पहला बोल रहा है कि केवल ए बी सही है, दूसरा बोल रहा है बी सी सही है, तीसरा बोलता है ए और सी सही है और चौथा बोलता है तीनों, यानी कि ए बी सी तीनों ही सही है। चेक करते हैं तो डी वाला यानी कि ए बी सी तीनों ही सही है। आगे चलते हैं। तिब्बती एंटीलोप का शिकार इसके ऊन शहतूत के लिए किया जाता है क्योंकि यह वजन में हल्का होता है, यह अत्यधिक गर्म होता है, यह जानवर बहुत अधिक संख्या में पाया जाता है। तो चेक करना हमें। तो पहला ऑप्शन ए बी सही है, दूसरा ए सी सही है, तीसरा बी सी सही है, चौथा तीनों ही सही है ए बी सी। तो इसका करेक्ट आंसर है ए बी सही है। देखते हैं ए बी में क्या था। ए बी में यानी कि ये वजन में हल्का होता है, दूसरा ये अत्यधिक गर्म होता है, यानी कि तिब्बत की बात हो रही तो वहाँ पे ठंडा इलाका होगा तो गर्म होगा, तभी इसका लोग इस्तेमाल करेंगे ज़्यादातर, और हल्का होगा तभी उन्हें पहनने में सही होगा, भारी होने के बाद तो चल नहीं पाएंगे। निम्नलिखित नीचे दिए गए कथन ए और बी पर विचार कीजिए। गैर नवीकरणीय संसाधन असीमित होते हैं और इन पर मानवीय क्रियाओं का प्रभाव नहीं पड़ता है। दूसरा कह रहा है अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय संसाधन जल्दी पुनः पूरित हो जाते हैं। तो बताइए आप लोग आंसर कीजिए। ए बी दोनों सही है,
ए बी दोनों गलत है। ए सही है लेकिन बी गलत है, ए गलत है लेकिन बी सही है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला है, यानी कि ए गलत है लेकिन बी सही है। नवीकरणीय संसाधन की तुलना में अनवीकरणीय संसाधन की तुलना में नवीकरणीय जो संसाधन वो जल्दी पुनः चक्रित हो जाते हैं। तो यहाँ पर डी सही है। आगे बढ़ते हैं। 25वां क्वेश्चन है, सैलों से खनिज को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम क्या होगा अगर आप पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक सतहों पर जाएं? तो पृथ्वी की सतह से आंतरिक सतह पर जाना है, निकालने की प्रक्रिया पूछ रहा है। और ऑप्शन दिया हुआ है ये वाला, विविक्त खनन, कुपाकी खनन और आखनन। पहला ऑप्शन है सी पहले आएगा, ए और बी आएगा। फिर कह रहा है दूसरा ऑप्शन पहले ए सी और फिर बी आएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पहले ए बी सी आएगा। चौथा ऑप्शन कह रहा है कि बी ए सी आएगा। चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर। तो ए वाला इसका सही है। पहले आएगा खनन, फिर आएगा विविक्त खनन और फिर आएगा कूपिक खनन। यह सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया का क्रम है जो पृथ्वी की सतह से उसकी आंतरिक सतहों तक जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, अस्थायी कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। यह भारी वर्षा वाले क्षेत्र में है, यानी कह रहा है कि जो स्थानांतरित कृषि है उसके बारे में, स्थानांतरित कृषि क्यों होती है उसके बारे में। यह भारी वर्षा वाले क्षेत्र में की जाती है, यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्रों में की जाती है, मतलब प्रचलित है। इसे कर्तन और दहन कृषि के नाम से भी जानते हैं। तो मेरे हिसाब से तो इसका जो होना चाहिए वो सी वाला ऑप्शन होना चाहिए। देखते हैं सी कहाँ है, बी सी अकेला है नहीं, तो सी नहीं अकेला है तो ए वाला तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो बी और सी इसके साथ चलना चाहिए, यानी कि बी वाला ऑप्शन। देखते हैं वैसे, अच्छा डी वाला यानी कि तीनों ही सही है, कोई नहीं। स्थानांतरित कृषि के संदर्भ में यह भारी वर्षा वाले क्षेत्र में होती है। अच्छा, यह तीव्र पुनर्जनन वाले क्षेत्र में प्रचलित है। यह कर्तन और दहन कृषि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, डी वाला इसका सही है। मेरे को लगा कि बी गलत होगा लेकिन बी भी सही है, कोई नहीं। आगे देखते हैं। अगर आप कक्षा में प्रेरी और बोल्ट पर परिचर्चा कर रहे हैं तो आप विश्व मानचित्र पर किस ओर संकेत करेंगे? कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिण अमेरिका और कनाडा, अमेजन बेसिन और दक्षिण अफ्रीका, कनाडा और अफ्रीका। बताइए आप लोग सही आंसर। डी वाला यानी कि कनाडा और दक्षिण अफ्रीका में ही, कनाडा में प्रेरी और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ट नामक की घास की जो मैदान है वो पाए जाते हैं। ये भी 7वीं की बुक ज्योग्राफी का पूरा डिट्टो उठा करके दिया है। अच्छा, रूढ़िबद्ध धारणाओं के संदर्भ में निम्न वाक्यों पर ध्यान दें, यानी कि रूढ़िबद्ध धारणा क्या है उस पर ध्यान देना है, उसके बारे में बताना है। पहला बोल रहा है कि हमें प्रत्येक व्यक्ति को रूढ़िबद्ध धारणा हमें प्रत्येक व्यक्ति को अनोखे और अलग व्यक्तित्व, जिसके पास खास व क्षमताएं होती, कुछ खास गुण व क्षमताएं हो सकती हैं के रूप में देखने से रोकता है। यानी कह रहा है कि कोई व्यक्ति और रूढ़िवादी धारणा हमें उन्हें अनोखे और अलग व्यक्तित्व के पास खास गुण और जो क्षमताएं होती हैं उन्हें देखने में रोकता है। फिर कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धारणाएं बड़ी संख्या में लोगों को एक ही प्रकार के सांचे में जड़ देता है। तो चेक करते हैं। और तीसरा ऑप्शन है, रूढ़िबद्ध धारणाओं का हम सब पर प्रभाव पड़ता है क्योंकि इनके चलते हमें उन कामों को करने का मौका मिलता है जिनमें हम अच्छे हैं। तो मेरे हिसाब से तो सी तो गलत हो जाना चाहिए और सी गलत हो जाएगा तो ए भी होना चाहिए। चेक करते हैं। वैसे पहला ऑप्शन है ए सही है, दूसरा कह रहा है ए बी सही है, तीसरा कह रहा है कि बी सी चाहिए और चौथा कह रहा है कि ए बी सी तीनों सही है। तो वैसे तो बी होना चाहिए। चेक करते हैं, बी है बिल्कुल।
आगे चलते हैं। कह रहा है निम्नलिखित क्षेत्रों में से उन क्षेत्रों की पहचान कीजिए जहां अतीत में आए अरबी और चीन के व्यापारियों के उल्लेखनीय सांस्कृतिक प्रभाव पड़े। कह रहा है कि उन क्षेत्र की पहचान कीजिए जब अतीत में अरबी और चीन के जो व्यापारी है वो अपनी संस्कृति मतलब उनका संस्कृति का प्रभाव पड़ा, यानी कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर। कह रहा है केरल लद्दाख में, फिर कह रहा है असम हरियाणा गुजरात तेलंगाना पंजाब और तमिलनाडु। तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए केवल केरल और लद्दाख। आप लोग बताइए। बिल्कुल यहाँ पर भी इसका सही है, करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव डैश के द्वारा किया जाता है, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति हैं उनका चुनाव किनके द्वारा किया जाता है। मंत्रियों एवं उनके मुख्यमंत्रियों की परिषद के योग्य पुरुषों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से, निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, पंचों सहित सभी चयनित सदस्यों के रूप में। बताइए आप लोग इसका जवाब। वैसे तो इसका जवाब इसमें दिया हुआ है सी, यानी कि निर्वाचक मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से। प्रत्यक्ष रूप से तो पहली बात होता ही नहीं, तो ये तो ऐसे ही कट जाएगा। और मुख्यमंत्री तो इसकी मुखियाओं के प्रति, हाँ तो मुखिया वाला भी नहीं होगा, तो ये भी ऐसे ही गलत हो गया। फिर पंच वाला भी नहीं होगा, तो बिल्कुल सही है सी वाला। आगे संविधान। हमारा संविधान यह सुनिश्चित करता है कि शासन की व्यवस्था केवल कुछ विशेष अधिकार लोगों को सम्मिलित नहीं करती है, जो सभी के लिए निर्णय ले। यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं जो संविधान से ही अपनी शक्ति, अपनी ताकत और अधिकार प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है कि हमारा संविधान ये सुनिश्चित नहीं करता है कि जो अधिकार है वो केवल कुछ ही लोगों के पास हो, बल्कि ये सुनिश्चित करता है कि जो अधिकार है वो सभी लोगों के पास हो, विभिन्न स्तर पर हो, और संविधान से ही अपनी ताकत और अधिकार वो सब लोग प्राप्त करते हैं। तो कह रहा है यह भारतीय संविधान के निम्नलिखित विशेषताओं की व्याख्या करता है। तो ये भारत के संविधान की कौन सी चीज़ों की विशेष व्याख्या करता है। कह रहा है कि ये संघवाद का है, शक्तियों का बंटवारा है, धर्मनिरपेक्षता है या संसदीय शासन है। तो मेरे हिसाब से फेडरलिज्म यानी कि संघवाद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो इस लाइन में बताया गया मेन इसी में सब कुछ है। कह रहा है यहाँ सरकार के विभिन्न स्तर हैं, तो सरकार के जो विभिन्न स्तर होते हैं वो संघवाद में ही होते हैं, यानी कि फेडरलिज्म। इसे चेक कर लेते हैं, तो ये बिल्कुल ही सही है। आगे चलते हैं। इनमें से कौन सी स्थिति भारत के एक शहर में आए प्रवासी मजदूर की अवस्था को सबसे करीब से दर्शाती है, यानी कि कौन सी ऐसी स्थिति है वो भारत में आए अप्रवासी मजदूरों की अवस्था को सबसे अच्छी तरीके से यानी करीब से बताती है। कह रहा है बाबू शहर के मुख्य बाजार में एक पक्का दुकान का मालिक है जिससे उसे पूरे वर्ष आय मिलती है। दूसरा कह रहा है राजन एक ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात में उसी ठेले पर सो जाता है। अच्छा, जॉय एक नए शॉपिंग मॉल में ब्रांडेड कपड़ों का शोरूम खोलता है। और तीसरा कह रहा है वीणा एक अनअधिकृत बस्ती में एक दंतक चिकित्सालय चलाती है। तो इसका जो ए वाला आंसर है ये तो ऐसे ही गलत हो गया, क्योंकि पक्की दुकान का मालिक है तो ये हो नहीं सकता। बी वाला क्या बोलता है, बी वाला है इसका कि ठेले पर दिन में सामान बेचता है और रात में उसी पर सो जाता है, यानी कि राजन दिन में ठेले पे सामान बेचता है और रात में सो जाता है। तो ये वाला तो होना चाहिए। वैसे चेक करते हैं। जॉय शॉपिंग मॉल ब्रांडेड कपड़े का शोरूम खोलता है, ये भी नहीं हो सकता है। बीड़ा एक अनाधिकृत बस्ती में है, मतलब दंतक चिकित्सालय का मतलब है कि उसका दांत का चिकित्सक है वो। तो इस हिसाब से बी वाला बिल्कुल सही यानी कि करेक्ट है, आंसर हो गया। आगे चलते हैं।
कह रहा है दादन व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित बताइए। जो दादन व्यवस्था वाला सवाल है ये बहुत बार रिपीट होता है, तो इसको एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा। यह व्यवस्था भारत में बड़े उद्योगों में प्रचलित है। अच्छा जी, पहला ऑप्शन। दूसरा कह रहा है इसमें व्यापारी कच्चा माल देता है और तैयार माल प्राप्त कर लेता है। चौथा कह रहा है इसमें बुनकर अधिकतर अपने घर या कार्यशालाओं में काम करते हैं। अच्छा जी, और ऑप्शन कह रहा है कि केवल बी सही है, फिर कह रहा है कि ए बी दोनों सही है, फिर कह रहा है कि बी और सी दोनों सही है, फिर कह रहा है तीनों सही है, यानी ए बी सी। तो मेरे हिसाब से होना चाहिए कि इसमें बी और सी सही होना चाहिए। चेक करते हैं। वैसे बिल्कुल सी वाला है। सी वाले में क्या दिया हुआ है, बी और सी दोनों सही है, बिल्कुल सही। चलो 1 मिनट दोस्तों, 1 मिनट। हाँ, बी वाला सही है बिल्कुल। आगे अब सॉरी सी वाला आगे देखते हैं। एक विरोध प्रदर्शन के दौरान पुलिस द्वारा हेक्टर पीटरसन की हत्या की घटना किस ऐतिहासिक संघर्ष से जुड़ी हुई है। कह रहा है अमेरिका में रंग भेदभाव से, फिर कह रहा है नेपाल में राजतंत्र के खिलाफ, फिर कह रहा है कि दक्षिण अफ्रीका में रंग भेदभाव नीति के संघर्ष से, फिर कह रहा है कि अल्जीरिया में उपनिवेशवाद के संघर्ष से। तो इसका है दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ से, यानी कि सी वाला। आगे देखते हैं। अच्छा, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम धारा 2005 निम्नलिखित में से किस कारण हेतु लैंगिक समानता की ओर संकेत करता है। कह रहा है यह बेटियों को विवाह के बाद भी पैतृक कुल नाम रखने का अधिकार है। यह बेटियों को पिता की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। यह सबसे बड़ी संतान लड़का या लड़की को पिता का उत्तराधिकारी मानता है। यह केवल गैर विवाहित बेटियों का पिता के जमीन पर अधिकार है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट आंसर मेरे हिसाब से होगा वो बी वाला हो जाएगा, क्योंकि ये बेटियों की संपत्ति पर अधिकार दिलाता है। ये जो आया था तो इसमें बताया था कि पुत्र पुत्री और पत्नी तीनों का ही अधिकार होगा पिता की संपत्ति पर। अब देखते हैं। वैसे 2005 में आया था ये, बिल्कुल सही बी वाला। एक मिनट दोस्तों, क्या हो रहा है यहाँ। एक मिनट ठीक है, बी वाला सही है। आगे देखते हैं। कह रहा है भारत डैश के दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाता है, यानी भारत जो है वो किस दिन को याद करने के लिए गणतंत्र दिवस मनाता है। कह रहा है भारत के पहले आम चुनाव को याद करने के लिए, या भारत की स्वतंत्रता के लिए, संविधान के लागू होने के लिए, या संविधान का पूरा लेख होने के लिए। तो हम गणतंत्र दिवस किस लिए मनाते हैं। तो भारत के संविधान लागू होने के लिए। ये तो बहुत ईजी है, वैसे चेक कर लेते हैं। बिल्कुल सही, सी वाला। आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट यार, हो क्या रहा है आज। ठीक है, आगे। अच्छा, राम्या एक बेकरी में सहयोगी कर्मी के रूप में काम करती है। उसे उसके मालिक का महंगा मोबाइल फ़ोन चुराने के झूठे आरोप में अभियुक्त बनाया गया है, परंतु वह अपनी खराब स्थिति के चलते अपने बचाव के लिए वकील नहीं कर सकती। उसके केस का प्रतिनिधित्व करने के लिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य द्वारा वकील कराएगा। राज्य को वकील कराने का अधिकार तो ए होता है अनुच्छेद 38 बोल रहा है, बी बोलता है अनुच्छेद 39 से, सी बोलता है अनुच्छेद 40 और डी बोलता है अनुच्छेद 21। तो मेरे हिसाब से तो इसका बी होना चाहिए, यानी कि 39 है। वैसे चेक करते हैं, बिल्कुल सही। आगे देखते हैं।
अभिकथन और कारण को पढ़ें और युक्त विकल्प का चयन कीजिए। कह रहा है ऊपरी न्यायालय के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मानने पड़ते हैं, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल सही है। और भारत के पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, तो बिल्कुल सही है। ए और बी सही भी है और व्याख्या भी होती है, वैसे चेक कर लेते हैं, ये बिल्कुल सही। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर क्वेश्चन पे। ABC पर विचार कीजिए। कह रहा है तवा मत्स्य संघ का गठन तवा बांध के निर्माण के खिलाफ हुआ था। पहला क्वेश्चन बोला, पहला ऑप्शन। दूसरा बोल रहा है तवा मत्स्य संघ का गठन मध्य प्रदेश के जंगली आदिवासियों के जीवन निर्वाह के लिए बांध पर मछली पकड़ने के काम को जारी रखने के अधिकार की रक्षा के लिए हुआ था। लास्ट बोलता है सी, तवा मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की एक व्यवस्था थी। तो सी तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। सी यहाँ पे ये दोनों गलत हो गया और ए और बी में ही आंसर है। मेरे हिसाब से तो बी होना चाहिए, वैसे चेक करते हैं। ए है, सी है, डी है। ये क्या बोलता है? सी बोलता है। सी में क्या है? हाँ बिल्कुल सी में मत्स्य संघ मछुआरों को ऋण देने की संस्था है, तो बिल्कुल सही है। यानी कि ए वाला गलत बोल रहा है। तवा मत्स्य संघ निर्माण के खिलाफ था, नहीं। तो सी इसका करेक्ट आंसर है। मैंने जो सोचा वो नहीं हुआ। सी यानी कि बी और सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं जनजातीय भाषाओं के बारे में दिए गए निम्न कथनों को पढ़ें। संथाली भाषा का अपना बड़ी मात्रा में प्रकाशन होता है, जिसमें इंटरनेट पर पत्रिकाएं भी शामिल हैं। जनजातीय भाषाएं संस्कृत से बिल्कुल अलग हैं और संभवतः उतनी ही पुरानी है। तो देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। पहला बोला केवल ए सही है, दूसरा बी सही है, तीसरा ए बी दोनों सही है और चौथा न तो ए न तो बी। तो सी वाला यानी कि दोनों ही विकल्प सही है। आगे देखते हैं। कह रहा है इसमें मैच द फॉलोइंग, यानी कि हमें मिलान करना है इनका आपस में। कह रहा है व्यवहारवादी, रचनावादी, बहुविकल्प उपागम और अंतर विषयी उपागम। और दूसरा कह रहा है समकालिक विज्ञापन में सहायता, सीमित कौशल और तथ्यों का संचय, विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं। फिर इसके बाद बोलना है कि अधिकर्ता केंद्रित और प्रासंगिक है। तो सही विकल्प का इसमें कह रहा है पहला कि ए का 4 बी का ए ऐसे करके है, ऐसे पढ़ने कौन जा। बी यानी कि ए का 2 यानी कि व्यवहारवादी को कह रहा है कि ये सीमित कौशल और तथ्यों का संचय है। फिर इसके बाद बी का जो है वो 4 हो गया, ए का जो है वो 2 हो गया, बी का 4 हो गया यानी कि अधिगमकर्ता केंद्रित संचय होना चाहिए, और सी का 3 हो गया यानी कि विषय हमेशा स्वतंत्र होते हैं, और चौथा यानी डी का ए बोलना है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विषय में पूरा स्थल का सही व्याख्या प्रस्तुत करता है? वह स्थान जहाँ पत्थर के औजार का निर्माण किया जाता है, वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष हैं, वह स्थान जहाँ आर्किटेक्ट संग्राहक रहते थे, वह स्थान जहाँ प्राचीन इंजीनियर कार्य विशेष। तो सी वाला होना चाहिए, सी भी होना चाहिए या बी देखते हैं। तो बी वाला उपयुक्त है। वह स्थान जहाँ औजार, बर्तन और इमारतें जैसी वस्तुओं के अवशेष मिले हैं। आगे देखते हैं। 43 नंबर। एक शिक्षिका अपने विद्यालयों के विद्यार्थियों के साथ अल्पसंख्यक समुदाय के जीवंत अनुभव के बारे में चर्चा करना चाहती है। कौन से अति उपयुक्त शिक्षण रणनीति होगी? यानी कि जो शिक्षिका है उनको अल्पसंख्यकों समुदाय के बारे में बात करनी है, तो कौन सा उपयुक्त
होगा इनमें से रणनीति। कह रहा है अल्पसंख्यकों के लिए संवैधानिक प्रावधानों का चार्ट बनाएं। फिर कह रहा है अल्पसंख्यकों के रोजगार पर NSS डाटा। फिर कह रहा है एक फीचर फिल्म जिसमें एक अल्पसंख्यक किरदार हो। अल्पसंख्यक प्रभुत्व वाले क्षेत्र में लोगों की दैनिक गतिविधियों पर एक प्रस्तुतिकरण। तो डी वाला सही है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर बच्चा एकदम एक्टिव होकर सीखेगा और हमें हमेशा वही विकल्प चुनना है जहाँ पर बच्चा एक्टिव होकर कोई काम करता है। अच्छा, प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थियों को जाति आधारित भेदभाव के मुद्दे से परिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन से साधन का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कह रहे हैं कि प्रारंभिक शिक्षा के विद्यार्थी हैं, उन्हें जाति आधारित भेदभाव के बारे में बताना है। तो अब इनमें से किसके माध्यम से बता सकते हैं। कह रहा अभिलेख जो अशोक के स्तंभ पर लिखे हुए थे, आरक्षण की नीति का लेख, फिर कह रहा मानव अधिकारों का सार्वजनिक उल्लेख, फिर कह रहा भीमराव अम्बेडकर के बचपन के अनुभव और वृत्तांत। तो देखते हैं वैसे डी यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुभव और वृत्तांत के बारे में उन्हें बता करके हम बहुत कुछ बच्चों को सिखा सकते हैं। फिर कह रहा है कि एक इतिहास की अध्यापिका है, मौर्य राजवंश का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री की इस्तेमाल उन्हें करना चाहिए। यानी कि जो अध्यापिका की शिक्षिका है, उन्हें मौर्य साम्राज्य का उदय विषय को अपने विद्यार्थियों को पढ़ाना है, तो कौन से विकल्प का मतलब सहायक सामग्री का इस्तेमाल कर सकती है। पहले कह रहा है कि तुलनात्मक समय रेखा, फिर कह रहा है कि रेखा आलेख, फिर वगैरह प्रगतिशील समय रेखा और फिर दंडालेख। तो इनमें से सी वाला यानी कि प्रगतिशील समय रेखा का इस्तेमाल करेंगे। आगे देखते हैं, विविधता के बारे में पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है अगर शिक्षक इसका प्रयोग डैश के लिए करता है। तो कह रहा है कि किसको पढ़ाने के लिए वृत्त चित्र प्रासंगिक है, सही है ना। पहला कह रहा है एक अनजान भौगोलिक स्थल के जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए, विद्यार्थियों के मनोरंजन के लिए, अन्य अपने जीवन में कैसे जीते हैं उन पर अजीब से तरीके को दिखाने के लिए, या फिर व्याख्यान विधि के तरफ को भंग करने के लिए। तो इसमें ए वाला सही विकल्प है, यानी कि एक अनजान भौगोलिक स्थान के जीवन के अनुभव उपलब्ध कराने के लिए। अगला देखते हैं, 7वीं कक्षा में सामाजिक विज्ञान अध्यापिका अपने विद्यार्थियों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर ले जाती है। यानी कि 7वीं कक्षा की अध्यापिका है, वो बच्चों को, सामाजिक विज्ञान की अध्यापिका है, वो बच्चों को बच्चों को ग्राम पंचायत के दफ्तर के दौरे पर लेकर जाती हैं। इस शिक्षण विधि के क्या फ़ायदे हैं। पहला कह रहा है कि विषय के बारे में प्रत्यक्ष जानकारी जुटाएंगे, बिल्कुल जुटाएंगे। विषय के बारे में अतिरिक्त जानकारी देने में प्रभावी होंगे, हो सकता है। स्कूली जीवन का सामुदायिक जीवन के साथ संपर्क होगा, ये भी हो सकता है। घटनाओं और अघटनाओं को दर्ज करने की रूपरेखा तैयार होगी। बस इसमें विकल्प क्या है, ए बी डी सही है, या फिर ए बी सी सही है, या फिर ए सी डी सही है, या केवल ए सही है। तो इसका जो विकल्प बता रहा है ए बी और सी सही है, क्योंकि बी वाला ऑप्शन सही है। क्योंकि डी वाला इसलिए नहीं सही लगता क्योंकि घटनाओं और घटनाक्रम को दर्ज करने की रूपरेखा प्रदान करेंगे, तो उन्हें अभी इतने छोटे हैं कि उन्हें इन सब के बारे में अभी उतना नॉलेज नहीं है, तो घटनाओं वाला उनके लिए ज़रूरी अभी नहीं है। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि जेंडर संवेदीकरण को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम होगा। परिचर्चा विधि, प्रदर्शन विधि, व्याख्यान विधि, या प्रश्न विधि। तो मेरे हिसाब से तो ये होना चाहिए बिल्कुल, जब हम परिचर्चा करेंगे बच्चों के साथ
आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति विद्यार्थियों में आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित करने में सबसे उपयुक्त है। तो ऐसा ऑप्शन चुनना है जिसमें विद्यार्थी बिल्कुल चारों तरफ से चीज़ों को एनालिसिस करके देखे, यानी रटी रटाई चीज़ों को न लिखे। विद्यार्थियों में सभी सूचनाओं को सत्य समझ कर स्वीकृत करना चाहिए, बिल्कुल नहीं। विद्यार्थियों में अध्यापक के सारे मतों को स्वीकार करना चाहिए, नहीं, उस पर क्वेश्चन करना चाहिए। विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करना चाहिए। विद्यार्थियों की परिस्थिति को सिर्फ एक नज़र में देखना सीख लेना चाहिए। तो वैसे सी होना चाहिए। देखते हैं वैसे क्या होना होता है, ए क्या है, सी, बिल्कुल सही, सी विकल्प सही है, यानी विद्यार्थियों को पक्षपात पहचानने में मदद करनी चाहिए। अगला, कि निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान शिक्षण विधि विद्यार्थियों की प्रस्ताव करने की, तार्किक बहस करने की, जवाबी तर्क देने की और तथ्यों या विचारों को प्रस्तुत करने की क्षमता को विकसित करता है। कह रहा है डिस्कशन है, यानी कि वाद विवाद, डिबेट बोल रहा है, परिचर्चा, क्षेत्र, परियोजना आदि सब बोल रहा है। तो इसमें से कौन सी ऐसी विधि है, तो ए वाली, यानी कि जहाँ पर बच्चा बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा, यानी कि डिस्कशन विधि में डिबेट विधि में बच्चा बहुत ज़्यादा होगा, एक्टिव होगा, और इसीलिए विकल्प होगा, क्योंकि यह ध्यान से दूसरे की बातों को सुनेगा और फिर उस पर अपनी बात को प्रस्तुत करेगा, उसका कटाक्ष करेगा। सामाजिक विज्ञान की एक अध्यापिका अपनी कक्षा में शैलों की विशेषताएं विषय शुरू कर रही हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि उसके उद्देश्य हेतु सबसे अधिक महत्वपूर्ण रखी है। शैलों के बारे में पढ़ाना चाहती हैं। पृथ्वी की परतों को दर्शाते मॉडल को दिखाना व उस पर परिचर्चा करना। पाठ्यक्रम में दी गई शैलों की विशेषताओं को पढ़ाना व समझाना। विद्यार्थियों को उनके आसपास पाए जाने वाली शैलों को इकट्ठा करने के लिए कहना। विभिन्न प्रकार की शैलों को लाना तथा इनका प्रयोग इन शैलों की विशेषताओं को पहचानने तथा तुलना करने में करना। देखते हैं, तो डी वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा कुछ ज़्यादा ही एक्टिव रहेगा। कह रहे विभिन्न प्रकार की शैल को लेके आएंगे, फिर इनका प्रयोग करेंगे, इन पर शैलों विशेषता को पहचानेंगे और इनका आपस में तुलना करेंगे। तो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, इसलिए बाकी विकल्प ऐसा नहीं है कि गलत है, लेकिन उनमें वो भी सही है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सही है उसको हमने चुना है। तो डी वाला उन सब में सबसे ज़्यादा सही है। अगला देखते हैं, भारत के तटीय स्थल रूप पढ़ाते हुए राजस्थान के शिक्षक की किस शैक्षणिक समस्या का सामना कर सकते हैं। क्या है कि भारत के जो तटीय मरुस्थल पढ़ाते समय जो राजस्थान के शिक्षक हैं वो किस चीज़ों का सामना कर सकते हैं। कह रहा है छात्रों के लिए संदर्भ बनाने में, प्रकाशित सामग्री उपलब्ध कराने में, छात्रों के मूल्यांकन में, पाठ्यक्रम समय पर पूरा करने में। तो ये तो बिल्कुल गलत ही हो जाएगा, डी वाला, समय पर पूरा करने में। मेरे हिसाब से ए वाला देखते हैं। ए वाला बिल्कुल सही है, क्योंकि वो संदर्भ बनाने में समस्या का सामना करेंगे। अगला 53 नंबर 53 कह रहा है पटचर्चा में निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान पटचर्चा में निम्नलिखित में से कौन सी विद्यमान बाधाएं हैं। यानी कि जब हम सामाजिक विज्ञान की पाठ्य में चर्चा करेंगे तो उसमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती हैं। कह रहा है विद्यालयों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं, फिर कह रहा है कि अच्छा प्रदर्शन तथा अंक प्राप्त करने का दबाव, वैज्ञानिक अन्वेषण तथा कौशल निर्माण का अभाव। कह रहा पहला ऑप्शन ए बी सही है, बी सी सही है, ए बी सही है, ए सी सही है, बी सी सही है, या ए बी सी तीनों ही सही है। देखते हैं, तो ए वाला विकल्प सही है। ए वाले में ए और बी बिल्कुल सही बता रहा है कि
विद्यार्थियों में विद्यमान शिक्षण शास्त्रीय प्रथाएं। दूसरा बोल रहा है अच्छा प्रदर्शन, अंक प्राप्त करना का दबाव, ये बाधाएं उत्पन्न कर सकता है। आगे 54 क्वेश्चन, प्रारंभिक विद्यालय के छात्रों के समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा के लिए निम्न स्रोतों को उल्लेखित किया जा सकता है। यानी कि प्रारंभिक विद्यालय के जो छात्र हैं उनके समक्ष भारत के राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करनी है, यानी उनके बारे में बताना है। तो निम्नलिखित कौन सा स्रोत उल्लेखनीय, यानी कि कौन सा जो स्रोत है वो सबसे ज़्यादा अच्छा है बच्चों को समझाने में। कह रहा है सेलुलर जेल के आधिकारिक दस्तावेज और पत्र, फिर कह रहा है सेल चित्रकला, फिर कबीर के दोहे, अशोक के स्तंभ। तो प्रारंभिक स्तर के तो मेरे हिसाब से, और हमें राष्ट्रवादी आंदोलन पे करना है तो शैल चित्र तो राष्ट्रवादी है नहीं, अशोक के स्तंभ भी राष्ट्रवादी नहीं है, कबीर के दोहे, तो ए वाला होना चाहिए। देखते हैं, ए वाला बिल्कुल सही। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में परियोजना विधि का प्रयोग करने का उद्देश्य। कह रहा है कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें कक्षा में जो परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट मेथड है उसको प्रयोग करने का क्या उद्देश्य है, क्यों प्रयोग या प्रोजेक्ट मेथड किया जाता है। कह रहा है विद्यार्थियों को सामाजिक विज्ञान के सिद्धांतिक ज्ञान के निर्माण में संलग्न करने के लिए, सामाजिक विज्ञान कक्षा में शिक्षण समय बचाने के लिए, सामाजिक विज्ञान शिक्षक का भार कम करने के लिए, कह रहा विद्यार्थियों को वास्तविक जीवन में सामाजिक विज्ञान की समस्याओं को जांचने के लिए। तो डी वाला बिल्कुल सही बता रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 यानी 56, निम्नलिखित में से कौन सी ज्ञानात्मक प्रक्रिया का आकलन होता है। भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं क्या है, स्मरण करना। भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है, ये बात क्या है, इसे याद करके बता सकते हैं, मूल्यांकन के एनालिसिस करके सृजन करके, तो याद करके ही बता सकते हैं, याद रहता है विशेषताएं। तो ये विकल्प बिल्कुल ही सही है। आगे निम्नलिखित में कौन सी कार्यनीति समूह आकलन का हिस्सा नहीं है। वाद विवाद, सेमिनार, फिर बोला टर्म एंड एग्जाम, फिर कक्षा डिस्कशन। तो मेरे हिसाब से सी होना चाहिए, टर्म एग्जाम, है ना। कह रहा है कि समूह में किसमें कार्य नहीं होता है, तो जब वाद विवाद करते हैं तो उसमें भी दो समूह होते हैं, सेमिनार रूम में भी दो लोग होते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कुछ लोग बैठकर उनके सुनते हैं। कक्षा में जो परिचर्चा होती है वो भी, लेकिन जो परीक्षाएं होती हैं वो उसमें एक पक्षी होता है ज़्यादातर। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में सही नहीं है। यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की आवश्यकता पूरा करता है। मूल्यांकन रणनीति शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ संकलित है। फिर सी है यह विद्यार्थियों के स्वर्गीय आकलन को सुनिश्चित करता है। डी है यह अध्यापकों को समय पर पुष्टि प्रदान करते हैं। तो ये ये वाला बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों के व्यवहार के केवल संज्ञानात्मक पक्ष की पूर्ति करता है, यानी कि हमने गलत पूछा था और गलत में यही वाला ए वाला ही गलत है, जो गलत है वही सही है। आगे सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र विषय को शुरू करने से पहले एक अध्यापिका कक्षा में इससे संबंधित प्रश्न पूछती है, वह किस तरह का आकलन कर रही है। यानी अध्यापिका है, लोकतंत्र पढ़ाना चाहती है और उससे पहले वो बच्चों से कक्षा में लोकतंत्र के बारे में, मतलब बच्चे कितना जानते हैं वो जानना चाहती है। तो कह रहा पूर्व अवधारणा का आकलन है, फिर योगात्मक आकलन है यानी समेटिव असेसमेंट है, फिर बोलना दैनांतरी आकलन है यानी डिग्नोस्टिक असेसमेंट है, फिर है फॉर्मेटिव
यानी तो इसका ये पूर्व ज्ञान यानी कि ये वाला यानी कि वो पढ़ाने से पहले पूर्व यानी पहले ही देखना चाहती कि बच्चे इसके बारे में कितना जानते, फिर उसी हिसाब से वो आगे पढ़ाएंगे। आगे देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है एसएसटी का। एक अच्छी तरह से डिजाइन किया गया पोर्टफोलियो डैश होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, विद्यार्थियों के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए, विद्यार्थियों की एक लंबी समय अवधि के काम का संचय होना चाहिए। ए भी सही है, बी सी सही है, ए सी सही है, या तीनों सही है? तो तीनों ही सही है, डी तीनों सही है। क्या क्या था तीनों में? पहला बोल रहा है उद्देश्यपूर्ण और व्यवस्थित होना चाहिए, दूसरा बोल रहा है कि विद्यार्थी के प्रदत्त कार्यों और गतिविधियों को प्रतिबिंबित करने वाला होना चाहिए, विद्यार्थियों को एक लंबी समय अवधि के काम का संचय होना चाहिए। तो बिल्कुल सही, यानी कि ये डी वाला यानी तीनों विकल्प सही है। तो हमारा एसएसटी का जो पार्ट था वो यहीं पर ख़त्म होता है। कल हम इससे आगे करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आगे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को। धन्यवाद।